दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि पिछली क्लास में जो है कुछ संविधान सभा के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। उसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी जो है हमने कवर कर लिया था। ठीक है। फिर जो है संविधान सभा जो थी जो 12वीं सेशन हुई थी अपनी लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को। तो उस दिन जो है 12वीं सेशन किस लिए हुई थी और जो है अपने संविधान पे जो हस्ताक्षर करने के लिए कौन सी सेशन हुई थी, सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में जो है कंप्लीट कर ली थी। और पहले जो व्यक्ति थे संविधान पे, भारतीय संविधान पे जो दस्तखत करी, हस्ताक्षर करी अपनी, वो उसमें से सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है संविधान पे जो है सर्वप्रथम दस्तखत किए थे। फिर जो है सबसे अंत में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है सबसे अंत में संविधान पे जो है हस्ताक्षर किए थे। और कैसे कैसे टोटल कितने हस्ताक्षर हुए थे? तो संविधान पे जो है टोटल 284 हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो है हम उसी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास सबसे पहले अपना होगा कि बी आर अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा में सीट कैसे मिली थी। ठीक है। तो संविधान सभा में जो है भीमराव अम्बेडकर जी को जो है एंट्री कैसे मिली, सीट कैसे मिली, भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान सभा में कैसे इलेक्ट हुए थे। ठीक है। तो बात है आज़ादी से पहले की, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है। आज़ादी से पहले की हुआ क्या था कि आज़ादी के पहले ना बॉम्बे से बॉम्बे से ना एक कंटेस्टेंट जो है खड़ा किया गया था। ठीक है। तो बात कब की है? तो बात है जो है आज़ादी से पहले की। तो आज़ादी से पहले से ही शुरू करेंगे, उससे जो है रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जो हमें समझ में आएगा कि भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा में सीट कैसे मिली हो। तो दोस्तों देखो, बात है कब की? तो बात है जो भारत की आज़ादी से पहले की, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या था कि चुनाव लड़ी गई थी। कहाँ से? तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो है चुनाव लड़े थे बंगाल से। ठीक है। बंगाल से चुनाव लड़े थे। और कहाँ से बंगाल से चुनाव लड़े थे? तो बंगाल की जो जैसुर कुल्ला सीट है ना, बंगाल में जो जैसुर कुल्ला सीट थी, वहाँ से जो है भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़े थे। और वहाँ से क्या हुआ कि जीत गए। बंगाल की जैसुर कुल्ला सीट से जो चुनाव लड़े थे वहाँ से जीत गए। और फिर जो है संविधान सभा में इनको एंट्री मिल गई। कहाँ मिल गई एंट्री? संविधान सभा में इनको एंट्री मिल गई और जो है संविधान सभा का ये सदस्य बन गए। फिर बारी आती है, अब तो ये बंगाल से चुनाव लड़े और बंगाल के जैसुरकुल्ला सीट से ये जीत भी गए, संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब बारी आती है कि जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान को जो है दो अलग अलग जो है देश घोषित किया गया था। और जो है भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांट भी दी गई थी। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की क्या हुआ? डिवीज़न हो गई। भारत पाकिस्तान की डिवीज़न हो गई। तो अब ये जो जैसुर कुल्ला सीट से जहाँ से अपने भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़के जीते थे और जो है संविधान सभा में अपनी सीट जो है बनाई थी, संविधान सभा में एंट्री हुई थी इनकी। कहाँ से? तो बंगाल के जो है जैसुर कुल्ला सीट से जीतने की वजह से। तो ये जो जैसुर कुल्ला सीट थी बंगाल की, ये माइग्रेट कहाँ था उस समय? पाकिस्तान में था। कहाँ था? तो पाकिस्तान में था। ठीक है। हुआ क्या था एक्चुअली, उस समय पाकिस्तान में थी नहीं, अभी जो है पाकिस्तान बना नहीं, पर पाकिस्तान रीजन में आती थी। ठीक है। हुआ क्या था कि भारत और पाकिस्तान की ना डिवीज़न की बात हुई। क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का जो है डिवीज़न की बात हुई। तो भारत और पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ था, पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो जैसुर कुल्ला सीट है वेस्ट बंगाल, जैसुर कुल्ला सीट जो थी बंगाल की, ये डिवाइड होने के बाद कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक है। पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो जैसुर कुल्ला सीट कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब चूंकि सीट पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और संविधान सभा भारत का है, तो वो सीट जो है संविधान सभा का अब नहीं रह गया। क्या हुआ? तो वो सीट जो है संविधान सभा का नहीं रह गया। तो अब भारत का जो संविधान सभा है और अंबेडकर जी जो है जैसुर कुल्ला सीट बंगाल से जीत करके सीट जो हासिल करी थी और संविधान सभा का मेंबर यानी कि सदस्य बने थे,
तो अब उस हिसाब से चूंकि जो ये सीट जो है भारत और पाकिस्तान की डिवीज़न के बाद ये सीट जैसुरकुल्ला सीट पाकिस्तान चली गई। तो अब जो है अंबेडकर जी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। सो अंबेडकर जी वेर नो मोर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो संविधान सभा के जो है अंबेडकर जी अब कोई सदस्य नहीं रह गए। तो अब बारी आती है कि जब भारत पाकिस्तान जो है पूर्णतः जो है डिवाइड हो गई, पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया, तब क्या हुआ था, इनका तो सीट अब नहीं रहा ना जयसुरकुल्ला वाला सीट। अब जो है अम्बेडकर जी भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। अब बारी आती है कि एक बंदा था बी एन राव जी, ठीक है, कौन, बी एन राव जी। तो बी एन राव जी जो बी एन राव जी ने है क्या करी, इन्होंने जो है सिफारिश करी। बी एन राव जी ने जो है सिफारिश करी किनको, बी एन राव जी ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिफारिश करी कि अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। तो संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए बी एन राव जी जो है राजेंद्र प्रसाद जी से क्या करी, सिफारिश करी। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी से सिफारिश करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो बी एन राव जी थे। तो बी एन राव जी ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सिफारिश कर ली संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए अंबेडकर जी को। तो अब क्या हुआ, सीट तो अभी भी चाहिए ना, सीट तो अभी भी चाहिए। तब बात आती है कि एक बॉम्बे की सीट थी, कहाँ की, बॉम्बे की जो है सीट थी, वहाँ से एम आर जयाशंकर जी थे, ठीक है, वहाँ से बॉम्बे की सीट से एम आर जयाशंकर जी को जो है सीट मिला था वहाँ पे, ठीक है। तो एम आर जयाशंकर जी से रिज़ाइन दिलवाई गई, क्या, रिज़ाइन दिलवाई गई। तो रिज़ाइन किन्होंने दिया था बॉम्बे की सीट से, एम आर जयाशंकर। तो एम आर जयाशंकर जी ने रिज़ाइन दे दी, अब वो सीट हो गई खाली। अब जब वो सीट खाली हो गई तो वही सीट जो है बी आर अम्बेडकर जी को दे दिया गया, ठीक है। तो वापस से जो है भीमराव अंबेडकर जी का जो है री इलेक्शन हो गया, और वापस से जो है भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के एक बार फिर से जो है सदस्य बन गए। समझ में आई चीज़ें कि पहले स्वतंत्रता से पहले कहाँ से ये चुनाव लड़े थे, तो बंगाल से चुनाव लड़े थे। सीट का क्या नाम था, तो बंगाल का जयसुरकुल्ला सीट था, वहाँ से जीत गए, संविधान सभा का सदस्य बन गए। अब बारी आती है भारत पाकिस्तान डिवीज़न की। तो जब डिवीज़न हो रही थी तो ये जो सीट थी जयसुरकुल्ला सीट, यह पाकिस्तान माइग्रेंट में चला गया था, जिसके वजह से ये सीट रद्द हो गई। अब जो है अम्बेडकर जी भी संविधान सभा के कोई सदस्य नहीं रह गए। और जब ये डिवीज़न हो गई, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो उसके बाद जो है बी एन राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सिफारिश करी कि अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। तो बी एन राव जी के सिफारिश पे जो है बॉम्बे की जो सीट थी एम आर जयशंकर जहाँ से थे, बॉम्बे की सीट जो है एम आर जयशंकर को मिली थी। तो एम आर जयशंकर जी ने रिजाइन करी बॉम्बे की सीट से। फिर जो है भीमराव अंबेडकर जी का री इलेक्शन हुआ, और बॉम्बे की सीट से जो है ये वापस से संविधान सभा के सदस्य बनाए गए, ठीक है। तो चलिए अभी हमने समझ ली, अब जो है साथ साथ में अब नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि हाउ बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। नोट डाउन करेंगे सब लोग, क्या, कि हाउ हाउ बी आर अम्बेडकर हाउ बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, की संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी का इलेक्शन यानी कि निर्वाचन कैसे हुआ, ठीक है। तो बात किसकी है, बिफोर बिफोर इंडिपेंडेंस, बात है स्वतंत्रता से पहले की। कब की, स्वतंत्रता से पहले की। सबसे पहले ये कहाँ से चुनाव लड़े थे, कॉन्टेस्टेड फ्रॉम बंगाल जयसूर कुल्ला सीट। कौन सी, बंगाल की कौन सी, जयसूर कुल्ला सीट, जयसूर कुल्ला सीट। और वहाँ से ये क्या हुए, जीत गए, जयसूर कुल्ला सीट से जीत गए। तो संविधान सभा का ये क्या बन गए, भीमराव अंबेडकर जी। जयसूर कुल्ला सीट से जीतने के बाद भीमराव अंबेडकर जी को जो है जयसूर कुल्ला सीट से संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया।
अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न की। इंडिया पाक डिवीज़न, भारत पाकिस्तान बंटवारा की। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये भारत पाकिस्तान की बंटवारा का समय आया तो ये जो जैसुर कुल्ला सीट था जहाँ से भीमराव अंबेडकर जी जीत के भारत के संविधान सभा के सदस्य बने थे, जैसुर कुल्ला सीट, जैसुर कुल्ला सीट, ये कहाँ चला गया? तो ये माइग्रेंट हो गया कहाँ का? पाकिस्तान का। माइग्रेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सीट पाकिस्तान का हो गया। नाउ नाउ अब जो है अपने बी आर अम्बेडकर जी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। नाउ बी आर अम्बेडकर जी इज नो मोर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, नो मोर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जो बी आर अम्बेडकर जी जो हैं जैसुरकुल्ला सीट से जीत करके संविधान सभा के सदस्य बने थे, वही जो है अब भारत पाकिस्तान की जब डिवीज़न की बात आई तो ये जैसुरकुल्ला सीट जो बंगाल का भारत पाकिस्तान की डिवीज़न के बाद क्या हुआ कि चूंकि ये जैसुरकुल्ला सीट पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान का माइग्रेंट हो गया, तो अब जो है संविधान सभा का अम्बेडकर जी सदस्य भी नहीं रह गए। ठीक है, तो अब सदस्य नहीं रह गए। अब बारी आती है आफ्टर डिवीज़न ऑफ क्या? भारत पाकिस्तान, इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान की बंटवारा के बाद की बात है। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बी एन राव जी थे, बी एन राव जी ने रेकमेंडेड टू बी एन राव जी ने किनको रिकमेंड करी? तो बी एन राव जी रेकमेंडेड टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से रेकमेंड करी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से रेकमेंड करी टू मेक बी आर अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी को क्या बनाने के लिए? अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा का मेंबर बनाने के लिए। किसके लिए? बी एन राव जी ने किसके लिए रेकमेंड करी? तो बी आर अम्बेडकर जी के लिए रेकमेंड करे राजेंद्र प्रसाद जी से कि संविधान सभा का जो है अम्बेडकर जी को सदस्य बनाया गया। ठीक है, रिकमेंडेशन कर ली उन्होंने, सिफारिश कर ली उन्होंने। अब हुआ क्या कि बॉम्बे का ना सीट था, बॉम्बे की सीट, वहाँ से किनको टिकट मिला था? वहाँ से किसको कैंडिडेट बनाया गया था? तो वो थे एम आर जयाशंकर जी। कौन? एम आर जयाशंकर जी। इनसे क्या हुआ? रिज़ाइन दिलवाया गया। एम आर जयाशंकर जी ने रिज़ाइन दिया, तब जा कर के जो है बी आर अम्बेडकर जी वापस से जो है संविधान सभा का सदस्य बन पाए थे, री इलेक्टेड। तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है कैसे कैसे संविधान सभा के सदस्य बने थे। पहले उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस से पहले जैसुरकुल्ला सीट से चुनाव लड़के सदस्य बने, फिर भारत पाकिस्तान की डिवीज़न के बाद ये जो सीट है पाकिस्तान में चली गई, तो अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद क्या हुआ कि बी एन राव जी की रिकमेंडेशन पे राजेंद्र प्रसाद जी ने भीमराव अम्बेडकर को जो है सदस्य बनाने के लिए बॉम्बे की सीट जहां से एम आर जयशंकर जी को चुना गया था, उनसे रिज़ाइन करवाया गया और भीमराव अम्बेडकर जी को जो है वापस से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आप लोगों को? यहाँ तक सबको क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अपनी स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी के हिसाब से जो है भारत की जो संविधान है उसकी विशेषता क्या है? स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हेडिंग डालेंगे स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान की विशेषता अकॉर्डिंग टू क्या? एनसीईआरटी।
मतलब अपनी जो गवर्नमेंट बुक है एनसीईआरटी बुक है ना, उसके हिसाब से जो है भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है। अब जो है थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा इस पे बातचीत कर लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ओके, तब जो है गवर्नेंस पे चलेंगे। तो देखिए पहली स्पेशलिटी क्या कहती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, भारत संविधान की जो विशेषता है, पहली विशेषता क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी जो है रिटर्न जो है लिखित संविधान है। भारत की संविधान कैसी है, तो भारत की संविधान जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, भारत की संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया की, किसकी, दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात, कि दुनिया की जो है सबसे लंबी लिखित संविधान, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में अपना जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, पूरी दुनिया में सबसे लंबी लिखा हुआ संविधान है। क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई कि अपना संविधान कैसा है, तो भारत का जो संविधान है ना, ये पूरे दुनिया में सबसे लंबी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट, ओके, समझ में आई। तो उसके बाद क्या, इसमें ना कुछ नोट्स में पॉइंट लिख लेंगे, वैसे इसको मैंने इंग्लिश में बता दिया, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वर्ल्ड का ना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का था, दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ था, कहाँ बनाया गया था, दुनिया में सबसे पहली बार संविधान कहाँ बनाई गई थी, कहाँ लागू करी गई थी, तो दुनिया में सबसे पहली बार जो संविधान है वो अमेरिका, यूएसए में बनाई गई थी। ठीक है, अमेरिका में बनाई गई थी, और वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स थी। कितने टोटल, ओनली 7 आर्टिकल। ठीक है, यूके इंग्लैंड में ना किसी भी प्रकार से कोई भी लिखित संविधान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है यूके इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है अभी भी, और सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि यूके जो अभी इंग्लैंड जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री भी नहीं है, गणतंत्र देश नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी जो है हेरिडेटरी मेथड अपनाया जाता है। मतलब वहाँ की जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ठीक है, तो अभी जो रूलर है उनका जो सक्सेसर होगा वही जो है वहाँ का वापस से राष्ट्रपति बनेगा, उनका चुनाव नहीं होता। हेरिडेटरी मेथड अभी भी अपनाई जाती है, वंशानुगत। ठीक है, तो अपना पहला स्पेशल चीज़ मैंने बता दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की पहला विशेषता क्या है कि भारत की जो संविधान है ये दुनिया में सबसे लंबी जो है लिखित संविधान है। नोट में क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको नंबर 1 लिख दो पॉइंट। नोट्स में क्या लिख लेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था दुनिया में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड दैट टू रिटर्न, कैसा, पहली, दुनिया में सबसे पहला जो है लिखित संविधान किसका था, वो था यूएसए का। और टोटल कितने आर्टिकल थे, तो टोटल 7 आर्टिकल ही थे। कितने, तो सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल थे। दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो वो था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और उनमें उनकी जो संविधान थी उनमें टोटल जो है कितने आर्टिकल थे, तो टोटल 7 ही आर्टिकल थे। अब बारी आती है यूके, या फिर इसको दूसरे नाम से इंग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे ना कोई भी रिटन संविधान जो है नहीं है, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ना किसी भी प्रकार से कोई भी रिटन लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पे कौन सा मेथड अपनाया जाता है अभी भी, तो यहाँ पे जो हेरिडेटरी मेथड, मतलब वंशानुगत, वंशानुगत, वंशानुगत तरीके से जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट होता नहीं है, नॉमिनेट होता है। क्या होता है, नॉमिनेट होता है, किसके द्वारा, नॉमिनेटेड बाय रूलर। जो अभी वहाँ का किंग है, जो अभी प्रेसिडेंट है, वो अपने सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को जो है
प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो यूके और इंग्लैंड की अभी भी क्या रूल चल रही है, और वो जो है रिपब्लिक कंट्री नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी लिखित संविधान नहीं है। वहाँ अभी भी जो है हेरिडेटरी सिस्टम चल रहा है, वंशानुगत चल रहा है। वंशानुगत मतलब कि अभी जो प्रेसिडेंट है यूके में, वो क्या करेंगे, अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, उन्हीं के जो है पुत्र, उन्हीं का जो है बेटा होगा उनका अगला राष्ट्रपति। ठीक है, उनका जो सक्सेसर है वही होगा अगला रूलर। ओके, तो कुछ ऐसी सिस्टम वहाँ पे है यूके में। ठीक है, अब जो है भारत के संविधान का दूसरी विशेषताएं क्या है। तो भारत की जो संविधान है, इनकी दूसरी विशेषता ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ा रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अब फ्लेक्सिबल और रिजिड होने का क्या मतलब है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इसका क्या मतलब हुआ, तो अभी समझा देते हैं आपको। कि सेकंड पहले लिख लेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान क्या कैसा है, बैलेंस, समांतर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कैसा, रिजिडिटी। मतलब भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और जो है रिजिड भी है। तो अभी यहाँ पे फ्लेक्सिबल और रिजिड का क्या मतलब है संविधान से रिलेटेड अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी शब्द जो है इसका मतलब हो जाएगा कि जगह जगह पे और समय समय पे जो है, मतलब समय समय पे जो है संविधान की जो पार्ट्स है, संविधान की जो अनुच्छेद है, भाग है, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, उसमें हम ना छोटे छोटे बदलाव जो है कर सकते हैं पर ज़रूरत के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आया कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल कैसे है। तो भारत का संविधान फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसको चेंज करी जा सकती है सर्टेन टाइम पीरियड पे, ज़रूरत पड़ने पे, ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इसमें थोड़ी बदलाव की जा सकती है, इसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स जो है की जा सकती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब समझ में आया कि चेंजेस इन सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। पर बदलने के लिए भी इनको ना वोट चाहिए, अमेंडमेंट के लिए क्या चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, वोटिंग होती है, फिर वहाँ से सहमति मिलती है, तब जा करके जो है परमिशन मिलता है अमेंडमेंट की। ओके, बिल पास होती है। ओके, तो पहला जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ये कैसे पॉसिबल है, तो संविधान जो है चेंज हो सकती है, कैन बी चेंजेस। ठीक है, कैन बी चेंज, बट चेंजेस इन सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कुछ भाग में हम जो है बदलाव ला सकते हैं। कैसे, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। क्या, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से जो है हम संविधान के कुछ भाग में जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसलिए जो है हमारा संविधान, इसकी एक विशेषता ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। अब बारी आती है रिजिड की, क्योंकि हमने इसमें दो वर्ड बताई, एक फ्लेक्सिबल है, एक रिजिड। तो रिजिड क्या होता है, तो रिजिड ये होता है कि हमारा संविधान में ये प्रोविज़न है कि स्पेशल जो, इसमें मतलब क्या है कि प्रोविज़न है किसके लिए, प्रोविज़न फॉर स्पेशल एंड सुपर स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ये प्रावधान दिया गया है कि उनको अमेंड करने के लिए ना स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनमें चेंजेस करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो रिजिड का मतलब क्या हुआ, पहले तो फ्लेक्सिबल था, अगर छोटी छोटी चीज़ें हुई तो उनको जो है सिंपल मेजॉरिटी से कुछ सर्टेन चेंजेस करी जा सकती है संविधान में, वो फ्लेक्सिबिलिटी हुई अपनी। पर रिजिडिटी जो हो जाएगी, यहाँ पे प्रोविज़न मतलब प्रावधान दिया गया है, प्रोविज़न फॉर स्पेशल एंड सुपर स्पेशल। क्या, प्रोविज़न फॉर स्पेशल एंड सुपर स्पेशल फॉर अमेंडमेंट चेंज करने के लिए,
भारत के संविधान के पार्ट में चेंज करने के लिए स्पेशल और सुपर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सुपर स्पेशल या स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? तो ये होता है क्या, 50% +1 कैंडिडेट की जो है कंफर्मेशन चाहिए होती है पार्लियामेंट में, ठीक है। 50% +1 या फिर 2/3 पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। अभी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगी अपनी, जीएसटी हो गया, जीएसटी हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। अगर बात करें हम जो है प्रेसिडेंट को हटाने की, प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाने की, तो महाभियोग लगाने के लिए, हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी भी समझ में आ गई क्या होता है आपको, और फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गया। तो दूसरी जो विशेषता है अपने संविधान की क्या है कि अपना जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है। ज़रूरत पड़ने पे कुछ वैसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव की जा सकती है सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए, और रिजिड भी है, कठोर भी है। इसको जो है चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो विशेषताएं समझ में आ गई आपको। अभी तीसरा क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विद द सॉलिडेटरी ओरिएंटेशन। अभी सॉलिडेटरी मतलब क्या होता है? सॉलिडेटरी मतलब क्या होता है? तो एक एकात्मक जो होती है ना, इंटीग्रिटी, क्या, इंटीग्रिटी। तो सॉलिडेरिटी छोड़ दो, आप इंटीग्रिटी ओरिएंटेशन समझो। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विद द इंटीग्रल ओरिएंटेशन। क्या? इंटीग्रल ओरिएंटेशन, ओके, जिसको कहते हैं हम लोग एकात्मक। तो एकात्मक मतलब इंटीग्रिटी, मतलब सेंट्रल। जो पावरफुल कौन होगा? सेंट्रल ही होगा। पावरफुल कौन होगा? सेंट्रल होगा। फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस हो गया, स्टेट में जो है गवर्नर्स की नियुक्ति हो गया, यूपीएससी का हेड हो गया, आपातकाल प्रावधान हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया। अपना जो भारत है इसमें कैसे नियम लागू है? तो भारत जो है सिंगल सिटीजनशिप इंडिया है। कैसा? सिंगल सिटीजनशिप कंट्री है, ओके। यहाँ पे जो है गवर्नर की, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। यहाँ हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यों में। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। अभी फेडरल सिस्टम क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विथ इंटीग्रिटी ओरिएंटेशन। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो फेडरल सिस्टम होता है कि जब दो गवर्नमेंट, द टू गवर्नमेंट, कब क्या? तो टू गवर्नमेंट, ठीक है, जब दो गवर्नमेंट, स्टेट द सेंटर एंड स्टेट अ सुप्रीम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब दो गवर्नमेंट हो, ठीक है। फेडरल सिस्टम मतलब दो गवर्नमेंट होगा, एक सेंटर का होगा, दूसरा स्टेट का होगा। दोनों ही जो है संविधान के अंदर, जो है संविधान के दायरे में होते हुए, दोनों ही जो है सुप्रीम होगा। क्या होगा? संविधान के दायरे में होते हुए, सेंट्रल, केंद्र, और जो है स्टेट, राज्य सरकार, दोनों ही जो है अपने आप में सुप्रीम होगा। टू गवर्नमेंट, द सेंटर एंड स्टेट्स आर सुप्रीम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो है अपनी क्या स्पेशलिटी है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। और जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यहाँ का जो न्यायिक सिस्टम है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। आप जो है अपील कर सकते हैं हर कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ की जो न्यायिक सिस्टम है, न्यायिक प्रणाली है, जो जुडिशरी है, वो कम्प्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है। अब क्या है कि यहाँ पे ना शक्तियों का जो सेपरेशन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है यूनियन और स्टेट लिस्ट के द्वारा। सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। क्या चीज़? सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, ठीक। अभी ये जो यूनियन है, ये वर्ड अपने, यूनियन और स्टेट जो है, ये वर्ड अपने जो है भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में बताया गया अपने को कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों के संघ होंगे, ठीक है। तो किया गया था कि जो पावर होती है ना, उससे यूनियन और स्टेट की जो दो पावर है, उससे जो है
अलग अलग कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया, और दोनों ही जो है संविधान के दायरे में रह करके जो है अपने आप में क्या है, सुप्रीम है। क्या है? सुप्रीम है। ओके, तो चलिए तीसरा पॉइंट अपना लिखेंगे, क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for a the Indian Constitution provides for a federal system with a integral orientation. क्या? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम विथ इंटीग्रल ओरिएंटेशन, मतलब एकात्मक ओरिएंटेशन, और दूसरा फेडरल सिस्टम। ठीक है, एकात्मक में जो है सेंटर पावरफुल होगा। क्या होगा? तो जब इंटीग्रल सिस्टम आएगा ना, इंटीग्रल सिस्टम एकात्मक, तो यहाँ पे जो है अपना सेंटर पावरफुल होगा। क्या? तो सेंटर पावरफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, इसका हेड जो है अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। इमरजेंसी प्रोविजन, आपात काल का प्रावधान, ये भी प्रेसिडेंट की परमिशन से। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ पे? इन स्टेट, राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बाय द सेंटर, तो सेंटर केंद्र के द्वारा होती है। फिर जो है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब जो है नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप के बारे में हम आपको जो है आगे जब पढ़ेंगे कि भारत का संविधान, उसमें कितने भाग है, कितने आर्टिकल हैं, तो उसमें जो हम आपको सिटीजनशिप के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। ओके, तो उसमें जो हम नागरिकता के बारे में आपको चीज़ें क्लियर कर देंगे। ओके, तो अब आती है अपनी फेडरल सिस्टम। क्या? फेडरल सिस्टम क्या चीज़? फेडरल सिस्टम। अभी देखो इसमें फेडरल सिस्टम में क्या थी कि दो गवर्नमेंट होगी। क्या? दो गवर्नमेंट होगी। अभी मैंने आपको बताया था कितने गवर्नमेंट होंगे? दो गवर्नमेंट होंगे। एक तो सेंटर का होगा एंड दूसरा किसका होगा? स्टेट का होगा। दोनों क्या होंगे? सुप्रीम होंगे। बोथ विल बी सुप्रीम अंडर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होकर के। सुप्रीम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दायरे में जो दो गवर्नमेंट होंगे, स्टेट का और सेंटर का, दोनों ही अपने आप में क्या? सुप्रीम होंगे। ठीक है, और भारत की जो संविधान है वो कैसी है? भारत की संविधान वो लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दुनिया में सबसे लंबी संविधान है। दुनिया में सबसे लंबी संविधान है, और दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? यूएसए का। जिसमें से वो केवल और केवल जो है 7 आर्टिकल लिखे गए थे। ठीक है, तो अपनी संविधान कैसी है? रिटिन है। और यहाँ पे अपनी न्यायिक प्रणाली कैसी है? तो ये इंडिपेंडेंट है। अपने यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। कैसा है? तो अपने यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली जिसे कहता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। ओके, फिर क्या आता है कि जो पावर है ना यूनियन और स्टेट की, संघ और राज्य की, उसको जो है अलग कर दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर, किनका? यूनियन एंड स्टेट का। नहीं तो ये दोनों अक्सर जो आपस में लड़ाई कर लेंगे। तो संघ की और जो है राज्य की, संघ की और राज्य की जो पावर है, उन दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर, संघ और राज्य की पावर। अब ये जो यूनियन और स्टेट आया, ये शब्द अपने भारत के संविधान में पहले आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगी। नोट में लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, नोट में कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों के संघ होंगे। क्या होंगे? इंडिया दैट इज भारत shall be the यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वो क्या होंगे? राज्यों के
संघ होंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तीन विशेषताएं आपको अपने भारत के संविधान के बारे में पता चल गया। अब जो है हम चौथी विशेषता के बारे में देखेंगे, किसकी? फोर्थ स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने भारत की चौथी विशेषता क्या है? तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में चौथी विशेषता क्या है कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब क्या हुआ इसका? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का क्या मतलब हो जाएगी? कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही है? तो देखो, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब होता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ओके, तो सिस्टम समझ में आया। भारत का जो सेंटर वाला पार्ट है वो नॉन डिस्ट्रॉयबल है। क्या? नॉन डिस्ट्रॉयबल, उसका जो है उसे जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, समाप्त नहीं करी जा सकती, हालांकि स्टेट वाली डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, तो इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया इज एन indestructible India is an indestructible union of destructible state। क्या? तो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, भारत जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसमें क्या होता है कि अपनी भारत में दो तरह की गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया आपको कौन कौन सी। एक तो सेंट्रल की, दूसरा जो है स्टेट की। तो सेंट्रल वाली जो होती है वो नॉन डिस्ट्रॉइंग होती है, इसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, नॉन डिस्ट्रॉइंग। हालांकि स्टेट वाली जो है इसको डिस्ट्रॉय की जा सकती है, स्टेट वाली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, और जो है सेंट्रल वाले को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये अपनी चौथी विशेषता हो गई, क्या कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी क्षेत्र है। चीज़ें क्लियर हुई इतनी। अब पांचवा विशेषता क्या है? तो पांचवा विशेषता भारत के संविधान का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। तो ये संसदीय प्रणाली क्या है भारत के संविधान का? तो भारत के संविधान का संसदीय प्रणाली क्या है कि वहाँ पे क्या कहना चाहता है कि सिस्टम ऐसा होगा, एक सिस्टम होगा गवर्नेंस का। किसका? गवर्नेंस का एक सिस्टम होगा जिसमें एक तरफ पार्लियामेंट, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट होंगे। हालांकि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट भी वर्किंग होते हैं। पहला जो है पार्लियामेंट, दूसरा जो है प्रेसिडेंट होंगे। ये दोनों क्या हो गए? गवर्नेंस के सिस्टम हो गए। ठीक है, सरकार के दो भाग हो गए। ठीक है, पार्लियामेंट के दो भाग हो गए, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, दो हो गए, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। अब बारी आती है पार्लियामेंट की। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट जो है पावरफुल होगा। ठीक है भाई, पार्लियामेंट जो है पीएम इनका रियल हेड होगा, पीएम इनका रियल हेड होगा, पीएम के पास रियल पावर भी होगी। फॉर एग्जांपल यूके का जैसे पार्लियामेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और भारत का हो गया। पर यहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल पावर जो है, यहाँ पे रियल पावर जो है किसको किसके पास होगी? तो प्रेसिडेंट के पास होगी। अभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रियल पावर किनके पास? प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट्री में किसके पास? रियल पावर पीएम के पास। किसके पास? पीएम के पास। ठीक है, तो ये अपनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गई। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब वही बात करें कि भारत का जो पार्लियामेंट है, इनका मदर कौन है? हु इज़ द मदर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो हम आंसर क्या करेंगे? टिक यूके। क्या करेंगे? टिक यूके। यूके इज़ द मदर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट। अभी ये यूके की जो पार्लियामेंट जो है कैसी है, यूके जी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ यूके इज़ इन कहाँ, यूके की पार्लियामेंट जो है कहाँ है, तो यूके की पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर में, कहाँ, वेस्टमिनिस्टर में, कहाँ पे, वेस्टमिनिस्टर में। यूके की पार्लियामेंट कहाँ है, तो वेस्टमिनिस्टर में है। और भारत के पार्लियामेंट संसद का माता किसे कहा जाता है, तो उसे यूके को कहा जाता है, ठीक है। तो अपनी क्या हो गई पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें क्या आता है, तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का सिस्टम आता है, जिसमें जिसमें क्या, जिसमें जो है एक में पार्लियामेंट, एक तरफ पार्लियामेंट, दूसरी तरफ जो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल बोल सकते हो, पार्लियामेंट्री बोल लो, प्रेसिडेंशियल बोल लो। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या रोल है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, कि पार्लियामेंट के पास जो है, पार्लियामेंट के पास जो है रियल पावर होगी, क्या होगी, पार्लियामेंट के पास रियल पावर होगी, पार्लियामेंट के पास जो है रियल पावर होगी, और पार्लियामेंट जो है पूरी पावरफुल होगी। अभी पावरफुल कौन होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो पार्लियामेंट होगा। और पीएम के पास रियल पावर होगा, और यह रियल हेड होगा। तो पीएम के पास रियल पावर होगा और रियल हेड होगा। एग्जाम्पल में हो जाएगी इंडिया यानी कि भारत, एंड यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम। बात आती है प्रेसिडेंशियल की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रियल पावर किन के पास होगा, तो यहाँ पे रियल पावर किसके पास हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास हो जाएगी, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास जो है रियल पावर हो जाएगी। एग्जाम्पल यूएसए, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी है करते रहता है ना, तो वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, वहाँ हेड कौन है, तो वहाँ का जो संसद भवन है, यूएसए का संसद भवन है, वहाँ पे रियल पावर किसको दिया गया है, तो वहाँ पे रियल पावर जो है प्रेसिडेंट को दिया गया है, किसको दिया है, प्रेसिडेंट को दिया गया है, कहाँ की, यूएसए की। तो यूएसए की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद भवन है, वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है, वो वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है प्रेसिडेंशियल है, कैसी, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और हमारे पास भारत और यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है, तो यूके की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये अपना संसदीय प्रणाली के रूप में काम करता है, जहाँ पे जो है पावरफुल कौन होगा, तो पावरफुल पार्लियामेंट होगी। वहीं यूएसए में पावरफुल कौन होगा पार्लियामेंट में, संसद में, तो यूएसए में पावरफुल कौन होगा पार्लियामेंट संसद में, तो वो होगा प्रेसिडेंट। इसीलिए तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी मनमानी कर रहा है ना, अभी उन्होंने टैरिफ लगा दी, 50% टैरिफ लगा दी, अभी 25% टैरिफ लगा देगा, हटाने का नाम नहीं ले रहा, परेशान करे जा रहा है ना। तो अपने मन से कर रहा है चीज़ें, संसद की सुन नहीं रहा है, क्योंकि रियल पावर किसके पास है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किसको कहते हैं और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हमने कितनी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली। पहला कि हाउ बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि भारत में जो भारत के संविधान सभा में अम्बेडकर जी का जो है इलेक्शन कैसे हुआ, एंट्री कैसे हुआ। उसके बाद जो स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो है भारत की संविधान का कुछ विशेषताएं देख ली, जिसमें हमने भारत की संविधान की विशेषता में क्या देखा, कि भारत का जो संविधान है वो जो है कैसा है, दुनिया में सबसे लंबी लिखित संविधान है। और भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, कि फ्लेक्सिबल में क्या होता है, कि कुछ सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है हम संविधान के कुछ सर्टेन पार्ट्स में जो है चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। वहीं रिजिड का क्या मतलब हुआ, कि अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, और जीएसटी हो गई। फिर उसके बाद हमने तीसरा स्पेशलिटी क्या देखा, फेडरल सिस्टम देखा था इंटीग्रिटी के साथ। फिर चौथा क्या था, कि जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। उसके बाद पांचवा विशेषता क्या था, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली कैसी है, यहाँ पर जो पावर है किसको दिया गया पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में पावर जो है
पार्लियामेंट को ही दिया गया है, संसद के पास ही है पूरी पावर, ठीक है। तो पावरफुल यहाँ पे अपने यहाँ कौन है, और यूके में तो संसद जो है पावरफुल है। वहीं पे अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो है संसद के पास नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है। तो वहाँ पे पावरफुल कौन है, रियल पावर किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट की जो मदर है वो किसे कहा गया, तो यूके को कहा गया, ठीक है। मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा गया है, यूके को कहा गया। वहीं यूके की जो पार्लियामेंट कहाँ है, तो वेस्टमिंस्टर में जो है यूके की पार्लियामेंट है। यूके की संसद भवन कहाँ है, तो वेस्टमिंस्टर, ठीक है, इज इन वेस्टमिंस्टर। यूके की पार्लियामेंट जो है वेस्टमिंस्टर में है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई आपको कि भीमराव जी का जो है संविधान सभा में एंट्री कैसे हुई, और अपने भारत के संविधान की कुछ विशेषता के बारे में हमने जो आपको चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं अपने जो ये क्या कहते हैं संविधान है, इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं, उसे भी देख लेते हैं। अभी हमारा क्या चल रहा था, पांचवा पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम चल रही थी ना। तो अब बारी आती है गवर्नेंस की, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग। अब किसकी बारी आती है, गवर्नेंस की बारी आती है। तो गवर्नेंस में पहला जो अपना पास क्या क्या हो सकता है, अपने पास लॉ मेकर है, लॉ मेकर। तो पार्लियामेंट में लॉ मेकर के पावर किनको दिया गया है, तो लॉ मेकर के लिए लेजिस्लेटर का यूज किया जाता है, कौन, विधायिका। विधायिका क्या काम करता है पार्लियामेंट में, तो विधायिका लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम करते हैं। लॉ मेकर कौन है, लेजिस्लेटर। अब उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो वो किसका काम है, एग्जीक्यूशन, मतलब कार्यपालिका, एग्जीक्यूशन। कार्यपालिका का क्या काम है, तो कार्यपालिका का काम है कि वो जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेटर के द्वारा, लॉ मेकर के द्वारा, उससे इम्प्लीमेंट करा जाए। तो लॉ मेकर कौन, लेजिस्लेटर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो कानून बनाई गई उसे इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, तो वो किसका काम होगा, एग्जीक्यूटिव का। किसका, एग्जीक्यूटिव का। तीसरा क्या है, जस्टिस या पनिशमेंट, न्याय या फिर जो है सजा। जस्टिस या फिर पनिशमेंट, ये किसका काम है, तो ये जुडिशरी का काम है। किसका, जुडिशरी का। पहला कानून बनाया गया, किसने बनाया, लेजिस्लेटर ने। कानून को लागू किसने किया, एग्जीक्यूटिव ने। लागू करने के बाद अगर उसका उल्लंघन, उसका पालन हो, तो जस्टिस और पनिशमेंट दोनों किसके अंदर आता है, तो जुडिशरी के अंदर आती है। किसके अंदर, जुडिशरी के अंदर आती है। अब क्या होता है ना कि कई कई बार इन दोनों में हो जाती है कन्फ्यूजन, और जो है अपना जो पावर है उससे हट करके दूसरे में भी हाथ लगा देते हैं। तो उसके लिए क्या करा गया है कि यहाँ पे जो पावर है ना, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी को, एग्जीक्यूशन और जो कानून लागू करता है, और जो है सजा देने का काम, न्याय करने का काम, इन दोनों में अक्सर क्या होता है कि मतभेद हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा जुडिशरी सिस्टम कि वहाँ ना जज जो है ये सजा और जो है वहाँ पे न्याय सुनाने के साथ साथ क्या करेंगे कि कानून भी लगाने लग जाते हैं, और कभी कभी जो कानून लगाने वाला होता है वही सजा भी देने लगता है। तो ये दोनों के बीच ना अक्सर मतभेद हो जाती है। तो इसके लिए क्या करा गया है कि हमारे संविधान के का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50। वहाँ पे क्या लिखा गया है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर। मतलब क्या करा उन्होंने कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका जो है, दोनों की पावर को क्या करा गया, अलग कर दी गई। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम कहाँ लिखा गया, हमारे भारत के संविधान में, तो आर्टिकल 50 में लिखा गया क्या, कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कार्यपालिका, एग्जीक्यूशन मतलब कार्यपालिका, या फिर एग्जीक्यूटिव लिख लो, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम। कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो पावर है उसे अलग अलग कर दी गई। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नेंस जो है, एग्जीक्यूटिव माने जो गवर्नेंस है, इनको नॉमिनल बनाया गया। क्या, नॉमिनल बनाया गया। तो इनका जो ये जो है इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ आसान बात।
तो देखो होता क्या है, अभी पावर अलग अलग कर दी गई ना, पावर अलग अलग कर दी गई किसकी किसकी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका, दोनों की पावर अलग अलग कर दी। क्यों कर दी गई समझ में आया। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, गवर्नेंस की, एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस की, गवर्नेंस की। तो जो कार्यपालिका उनको सरकार दी गई, ठीक है, उनका सरकार होगा। यहाँ के ऊपर क्या है कि सरकार जो होगा एग्जीक्यूटिव जो है उनका सरकार होगा, और ये कैसा होगा, नॉमिनल होगा, नॉमिनल होगा। और भारत में सरकार जो नॉमिनल होगा, तो यहाँ पे क्या है कि पावर जो है नॉमिनल पावर किनको दिया गया। तो अभी देखो भारत में तो सबसे पहले सरकार जो है किनका, कार्यपालिका की होगी, और कार्यपालिका की सरकार की होगी, आगे हम बताएंगे आपको। अभी के लिए ये समझ लो कि भारत में नॉमिनल पावर किसे दिया गया है। यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ नॉमिनल पावर लिख देता हूँ। नॉमिनल पावर कहाँ में, इंडिया में, किनको दिया गया, तो प्रेसिडेंट को। नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट को, और रियल पावर किनको दिया गया, रियल पावर कहाँ पे, इंडिया में। रियल पावर किनके पास है, पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के पास है, ठीक है। तो रियल पावर किनको दिया गया, तो भारत में रियल पावर जो है कैबिनेट और मंत्रिमंडल को दिया गया था। कैबिनेट और कैबिनेट मिनिस्टर और जो है पीएम को दिया गया था। कैबिनेट मिनिस्टर लिख लो, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल भी लिख लो, ये भी लिख देता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, तो रियल पावर किनको, पीएम और जो है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को। वहीं पे नॉमिनल पावर, नाम का पावर किसे दिया गया, भारत में प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो समझ में आई। अब क्या है कि भारत की पार्लियामेंट, भारत का संसद कैसा है, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट आखिर है कैसा, भारत का संसद कैसा है। तो भारत का संसद कैसा है, बाई कैमरल है। कैसा, बाई कैमरल मतलब द्विसदनात्मक। भारत का संसद कैसा है, तो द्विसदनात्मक। कैसे, तो भारत के संसद में एक क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा जिसे अपर हाउस के नाम से जानते हैं हम लोग, अपर हाउस के नाम से। दूसरा क्या है, दूसरा है लोकसभा, लोकसभा जिसे लोअर हाउस के नाम से जानते हैं हम लोग। तो भारत की जो संसद है यह बाई कैमरल कैसे है, समझ में आई। और बाई कैमरल क्यों है, तो भारत की जो संसद है यह बाई कैमरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल दो हाउसेस हैं। कितने, दो हाउसेस, अपर हाउस और जो है लोअर हाउस। अपर हाउस किसको कहते हैं, तो अपर हाउस जो है भारत के संसद में राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस जो है लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट अगर पूछे कैसा है, तो इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल पार्लियामेंट। कैसा, तो इंडियन पार्लियामेंट कैसा है, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है बाई कैमरल है। यहाँ पे दो हाउसेस हैं। क्यों बाई कैमरल है, तो दो हाउस है, कौन सी, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं और लोअर हाउस जो है लोकसभा को कहते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो है देखो सत्ता यानी कि गवर्नेंस किसका होगा, यहाँ पे सरकार किसका होगा, पार्लियामेंट में सरकार किसका होगा, यहाँ पे गवर्नेंस किसका होगा, सत्ता किसका होगा। तो सत्ता किसका होगा, मेजॉरिटी पार्टी की। अब ये मेजॉरिटी पार्टी कौन है, तो भाई जो पार्टी जीतेगा, जिस पार्टी को वोट मिलेगा वही तो मेजॉरिटी पार्टी होगा, और जो पार्टी जीतेगा उसी का तो सत्ता होगा, और जिसका सत्ता होगा उसका गवर्नेंस होगा, उसका सरकार होगा। तो सरकार किसका होगा, तो मेजॉरिटी पार्टी का, ठीक है। सरकार किसका होगा, तो मेजॉरिटी पार्टी का। और कैबिनेट गवर्नेंस किसका होगा, पीएम। कैबिनेट गवर्नेंस जो है मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट गवर्नेंस जो है मंत्रिमंडल जो है, इनके हेड कौन होंगे, कैबिनेट जो है अपना, कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल है, इनका गवर्नेंस जो है और इनके हेड कौन होंगे, पीएम एंड सीएम। कैबिनेट गवर्नेंस में हेड कौन होंगे, पीएम एंड सीएम। कैबिनेट गवर्नेंस में हेड कौन होंगे, पीएम और सीएम, ठीक है। कौन होंगे, पीएम और सीएम।
चीज़ें इतनी क्लियर हुई, 5 विशेषताएं मैंने आपको अभी बता दी। ये 5 विशेषताएं आपको क्लियर हुई नहीं हुई? क्लियर हो जानी चाहिए। अब कुछ और विशेषताएं हैं, 3-4 और विशेषताएं हैं जिसे जो है हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वैसे भी गला जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको जो है अगली क्लास में। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को देख के जो है चीज़ें जितनी मैंने बताई उससे रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो या ना समझ में आया हो तो वीडियो में जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम जो है चेक करके उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर से प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।